हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी के सेशन में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, रोज की तरह आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए एसएससी जीडी हिंदी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारा आज प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विष्णु जी को माधव के नाम से पुकारो या के नाम से वह हमेशा सुनते हैं, विष्णु के पर्याय से उपरोक्त वाक्य पूर्ण कीजिए। तो क्या है, हमको दिया गया है, विष्णु जी को माधव के नाम से पुकारो या रिक्त स्थान के नाम से वह हमेशा सुनते हैं, विष्णु के पर्याय से उपरोक्त वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया है, इस रिक्त स्थान में आपको विष्णु के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, जो कि हमको नीचे विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से आपको विष्णु के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। क्या है? अमर, गिरीश, जनार्दन, ईश्वर। क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प हो जाएगा विष्णु का पर्यायवाची जनार्दन। क्या होते हैं विष्णु के पर्यायवाची? नारायण, नारायण, चक्रपाणी, कमलाकांत, माधव, माधव, गोविंद, गोविंद और जनार्दन, जो कि हमको दिया गया है विकल्प नंबर 3 में। अमर का अर्थ क्या होता है? जो मरे ना, जो कभी न मरे, जो कभी ना मरे उसे अमर अमर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आज से यह नियम चालू है। तो क्या शब्द रेखांकित किया गया है? चालू शब्द को रेखांकित किया गया है और आपको बताना है इस रेखांकित शब्द के स्थान पर जो उचित विकल्प होगा वो क्या होगा। तो आइए देखते हैं। क्या है पहला विकल्प? लागू, अग्र, पश्च, ऊपर। तो क्या होना चाहिए? आज से यह नियम चालू नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए? लागू। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चालू के स्थान पर क्या होगा? लागू। नियम क्या होता है? लागू होता है। अग्र का अर्थ क्या होता है? आगे। अग्र का अर्थ होता है आगे और पश्च का अर्थ होता है पीछे। पश्च का अर्थ क्या होता है? पीछे। निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। टांग अड़ाना मुहावरा दिया गया है आपको, टांग अड़ाना। तो टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उन्नति न करना, अड़चन डालना, चापलूसी करना, लंगड़ी मारना। तो क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, अड़चन डालना। अड़चन डालना या किसी के काम में बाधा डालना या रुकावट डालना क्या होता है? टांग अड़ाना। टांग अड़ाना जो मुहावरा है, और मुहावरा मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द होता है, अरबी भाषा का शब्द होता है। और मुहावरा एक वाक्यांश होता है, ना कि पूर्ण वाक्य होता है। ये ध्यान रखना है, लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है और मुहावरा वाक्यांश होता है। एक और मुहावरा होता है हमारा, एक एक 11 होना। एक एक 11। तो एक एक 11 मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एकता में शक्ति। एकता में शक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो अपने मत का अनुयायी हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जो अपने मत का अनुयायी हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? परिवेश, आलोचक, स्वाभिमान, आत्माभिमत। क्या होना चाहिए? चौथा विकल्प सही हो जाएगा, आत्माभिमत। क्या होता है? यहां पर थोड़ा अशुद्ध लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे? आत्माभिमत। आत्माभिमत। जो अपने मन का या मत का अनुयायी हो उसे क्या कहते हैं? आत्माभिमत। आलोचक क्या होता है हमारा? जो आलोचना करने वाला। आलोचना करने वाला। आलोचना करने वाला क्या कहलाता है? आलोचक। और एक शब्द होता है हमारा समालोचक। 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 तो आलोचक क्या करता है कि आलोचक का काम होता है सिर्फ और सिर्फ आलोचना करना, अर्थात आपके दोषों की खोज करना या आपके दोषों की जानकारी करना या उन पर खोज करना। और जो समालोचक होता है, समालोचक का काम होता है गुण और द्वेष, यानी आपकी अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में वो अध्ययन करता है और
परिवेश मतलब क्या होता है, जो हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है उसे क्या कहते हैं, परिवेश कहते हैं। अगला प्रश्न है, बलराम विनय का ज्येष्ठ भाई है। ज्येष्ठ भाई है, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें किस शब्द को रेखांकित किया गया है, ज्येष्ठ शब्द को रेखांकित किया गया है और आपको रेखांकित शब्द का ही विलोम बताना है। तो क्या हो जाएगा, पहला विकल्प दिया है कनिष्ठ, दूसरा है प्रिय, घनिष्ठ और बड़ा। तो क्या ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, कनिष्ठ। पहला विकल्प सही हो जाएगा। ज्येष्ठ का अर्थ क्या होता है, बड़ा। ज्येष्ठ का अर्थ क्या होता है, बड़ा। और कनिष्ठ का अर्थ क्या होता है, छोटा। कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर विलोम शब्द का चयन कर रहे हैं तो संज्ञा शब्द है तो उसे हमें संज्ञा शब्द के साथ ही उसका विलोम चयन करना है। संज्ञा का विलोम क्या होगा, संज्ञा शब्द ही होगा। और अगर आपको सर्वनाम शब्द का विलोम पूछा जा रहा है तो सर्वनाम शब्द का विलोम सर्वनाम होगा। जैसे यहाँ पर ज्येष्ठ और बड़ा दोनों ही हमारे समानार्थी शब्द हैं। ज्येष्ठ का भी अर्थ होता है बड़ा, और लेकिन अगर आपको विलोम का चयन करना है, अगर बड़ा शब्द दिया गया है तो आपको विलोम के तौर पर छोटा चयन करना होगा, और ज्येष्ठ दिया गया है तो कनिष्ठ का चयन करना है। घनिष्ठ मतलब क्या होता है, गहरा। घनिष्ठ मतलब गहरा। जैसे कि जो गहरी मित्रता होती है उसे क्या कहते हैं, घनिष्ठ संबंध होते हैं, या गहरे जो संबंध होते हैं किसी के साथ तो उसे क्या घनिष्ठ कहते हैं। फल देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। फल देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, आपको विकल्प दिए गए, फलाहारी, फलदार, फलदायी, फलहरी। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, तीसरा विकल्प हो जाएगा फलदायी। जो फल देने वाला होता है उसे फलदायी कहते हैं। फलाहारी कौन होगा, जो फलों को आहार के तौर पर प्रयोग करता है, यानी जो हमारा अन्न छोड़ करके अपना जो फल से अपना जो है अपनी भूख मिटाता है उसे फलाहारी कहते हैं, या जो फलों का सेवन करता है उसे फलाहारी कहते हैं। फलों का आहार करने वाला, फलों का आहार करने वाला क्या कहलाता है, फलाहारी। फलदार किसे कहते हैं, जो जो हमारा फल वाला जो वृक्ष होता है उसे फलदार कहते हैं, यानी जो फल वाला होता है उसे फलदार कहते हैं। अगला प्रश्न है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का सही अर्थ क्या है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पहला विकल्प है स्वयं दोषी होते हुए भी निर्दोष को धमकाना। दूसरा है बड़े व्यक्ति में दोष होना। तीसरा छोटों को धमकाना। और चौथा विकल्प दिया गया है चोर को सजा देना। तो क्या हो जाएगा मुहावरा हमारा, जो मुहावरा दिया गया इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पहला विकल्प। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का अर्थ होता है स्वयं दोषी होते हुए भी निर्दोष को धमकाना, या अपना जो दोष है वो दूसरे पर डालना। अगला प्रश्न है, इस पत्र पर हस्ताक्षर बना दीजिए। इस वाक्य में अनुपयुक्त शब्द क्या है। तो जो वाक्य दिया गया है हमको, आप इस पत्र पर हस्ताक्षर बना दीजिए। तो क्या होता है, पत्र, हस्ताक्षर, इस, बना। इन जो चार विकल्प दिए गए हैं इन विकल्पों में से हमको अनुपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर अनुपयुक्त शब्द कौन हो जाएगा, बना। चौथा विकल्प हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हस्ताक्षर बना नहीं, हस्ताक्षर कर दीजिए। क्या होना चाहिए, बना के स्थान पर आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको दिया गया कि अनुपयुक्त शब्द क्या है। तो अनुपयुक्त जो अशुद्धि होती है ये हमारे संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। संज्ञा संबंधी अशुद्धि, और संज्ञा संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं वो हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अनावश्यक पद संबंधी, अनावश्यक पद, और एक होता है अनुपयुक्त पद। अनुपयुक्त पद, अनुपयुक्त पद कौन होता है, जो पद हमारा गलत होता है या उस पद की आवश्यकता नहीं होती और उसके स्थान पर कोई दूसरा पद आना होता है, तो वहां वो पद क्या होता है, अनुपयुक्त पद कहलाता है। और अनावश्यक पद कब होता है, जब किसी वाक्य में दो ऐसे समानार्थी शब्द प्रयोग हो
जिनका अर्थ लगभग आपको सेम हो या बराबर हो जाए, एक जैसे समानार्थी हो या पर्यायवाची हो, तो उनमें से एक शब्द की ही आवश्यकता होती है। तो उनमें एक शब्द जो होता है वो अनावश्यक होता है। तो इस प्रकार की अशुद्धि को हम अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि कहते हैं। जैसे वाक्य में आपको मिलता है, जैसे रविवार के दिन, रविवार के दिन। तो अब यहां पर जो है रविवार के दिन जो है, ये जो दिन शब्द जो दिया गया है, यहां पर क्या होगा, ये अनावश्यक पद हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दिन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रविवार तो स्वयं अपने आप में एक दिन ही है। तो यहां पर दिन की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात ये हमारी कैसी अशुद्धि हो जाएगी, अनावश्यक पद संबंधी। निम्न में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है, और ये बात ध्यान रखना है कि आपको नहीं और हां पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में प्रश्न को आधा अधूरा पढ़ते हुए और प्रश्न का उत्तर चयन कर लेते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिए कि कभी कभी क्या होता है, नहीं और हाँ में हम फर्क नहीं कर पाते हैं, यानी उसको हम इतना ध्यान से नहीं देखते हैं, तो हमको प्रश्न का जो जवाब है आता हुआ अगर प्रश्न है तो भी हमारा गलत हो जाता है। तो ये नहीं करना है। क्या होगा, इनमें से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से आपको बताना कौन सा नहीं है। पहला विकल्प दिया, वह धीरे धीरे चलता है। दूसरा है, तुम्हें कम बोलना चाहिए। तीसरा है, आज तेज बारिश होगी। तो इनमें जो तीन विकल्प जो ऊपर दिए गए हैं, तेज, कम और धीरे धीरे, ये हमारे कैसे हैं, क्रिया विशेषण शब्द हैं। तो जो तीन वाक्य ऊपर दिए गए, इनमें तीनों विकल्पों में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। चौथा विकल्प जो है, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, अब उठ भी जाओ। तो अब बात कर लें क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण हमारा एक अविकारी शब्द होता है। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द जिसे हम अव्यय भी कहते हैं। कैसे पहचानेंगे हमारा कौन शब्द क्रिया विशेषण है? तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर कोई परिवर्तन न किया जा सके, वो शब्द हमारे क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं या अव्यय शब्द कहलाते हैं। और अविकारी या अव्यय शब्दों की अगर संख्या की बात करें या इनके भेद की बात करें, प्रकार की बात करें, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो ये 4 होते हैं। और जो इनमें से जो हमारा पहला जो हमने बताया आपको, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, इनमें से जो हमने आपको बताया है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रीतिवाचक, रीतिवाचक, दूसरा होता है कालवाचक, और तीसरा होता है परिमाणवाचक, और चौथा होता है स्थानवाचक। तो ये 4 हमारे क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं। एकमात्र 2 उपाय हैं, रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? एकमात्र 2 उपाय हैं, रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो किसे एकमात्र शब्द को रेखांकित किया गया है? दो मात्र, केवल, कुछ, क्या? तो यहां पर क्या होगा उपयुक्त शब्द? केवल। केवल शब्द होगा। यहां पर क्या होना चाहिए? केवल 2 उपाय हैं, केवल 2 उपाय हैं। और यहां पर जो हम अशुद्धि की बात करें तो कैसी हो जाएगी अशुद्धि हमारी? अनुपयुक्त पद संबंधी अशुद्धि, जो कि आपको अभी पिछले प्रश्न में बताया कि अनुपयुक्त पद संबंधी अशुद्धि कब होती है? जब उस पद के स्थान पर कोई दूसरा पद आना होता है, यानी उस पद के स्थान पर कोई दूसरा शब्द हो, जो उचित शब्द हो वो आना चाहिए। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर एकमात्र के स्थान पर क्या आना चाहिए? केवल आना चाहिए। तो एकमात्र शब्द क्या है हमारा? अनुपयुक्त है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिसका दूसरा उपाय ना हो?
जिसका दूसरा उपाय ना हो क्या कहते हैं उसे? अन्यग, अन्यतम, अन्योन्य, अनन्योपाय। तो क्या हो जाएगा? चौथा विकल्प हो जाएगा अनन्योपाय। जिसका दूसरा उपाय ना हो उसे क्या कहेंगे? अनन्योपाय कहेंगे। और अन्यग का अर्थ क्या होता है? जो दूसरी स्त्री के साथ चलने वाले को क्या कहते हैं, या दूसरी स्त्री के साथ जाने वाले को अन्यग कहते हैं। दूसरी स्त्री के साथ जाने वाले को अन्यग कहते हैं। और एक वाक्यांश होता है अंतेवासी। तो अंतेवासी किसे कहते हैं? अंतेवासी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाला। गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाला। गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? अंतेवासी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। मेरे पास एक बहुत लंबी खड़ी है। वाक्य में अशुद्ध शब्द का प्रयोग पहचानिए। तो इस वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है और हमको चयन करना है इन विकल्पों में से। खड़ी, बहुत, लंबी सी, एक। तो क्या हो जाएगा? जो खड़ी शब्द है ये हमारा यहां पर अशुद्ध हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? मेरे पास एक बहुत लंबी गाड़ी है। गाड़ी है। वाक्य में जो अशुद्ध शब्द है खड़ी। अगला प्रश्न है निम्न में से इंगित का अर्थ नहीं होगा। इंगित का अर्थ नहीं होगा। इसमें से हमको विकल्प में जो दिए गए हैं इनमें 3 विकल्प जो दिए गए हैं वो इंगित के अर्थ हैं और एक विकल्प इंगित का अर्थ नहीं है और हमें उसी विकल्प का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा? अवस्था, अभिप्राय, इशारा, संकेत। जो पहला विकल्प है अवस्था, ये हमारा इंगित का अर्थ नहीं है। और अवस्था का अर्थ क्या होता है? दशा। अवस्था का अर्थ क्या होता है? दशा। अभिप्राय, इशारा और संकेत ये सब तीनों ही इंगित के अर्थ हैं। तीनों इंगित के अर्थ हैं। अगला प्रश्न है निम्न वाक्य में त्रुटि पहचानिए। लड़कियों में सहनशीलता पाई जाती है। तो यहां पर जो है शब्द है ये त्रुटि है और लड़कियों इसमें भी त्रुटि है। तो किस विकल्प में दिया गया है? लड़कियों, ये तो हमारा सही लिखा हुआ है। दूसरा है लड़कियों है। तो दूसरा विकल्प जो है ये हमारा अशुद्ध लिखा हुआ है। और दूसरे विकल्प में जो अशुद्ध क्या होना चाहिए? लड़की का जो बहुवचन होता है शब्द, लड़की का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़कियों। लड़कियों। और यहां पर क्या होना चाहिए? हमारा जो हा जो है लिखा हुआ है इस पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी अनुस्वार का प्रयोग करने से जो ये हमारा अशुद्ध हो गया है। और यहां पर जो अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए था वहां पर नहीं किया इसलिए शुद्ध है। और यहाँ पर नहीं किया, नहीं करना चाहिए और अनुस्वार का प्रयोग कर दिया तो इसलिए शुद्ध हो गया। तो कौन सा? दूसरा विकल्प हो जाएगा। तो साथियों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। और जो भी साथी चैनल पर नए हो, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।